ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ता अलगाववाद। और आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद को एक सुखद सूचना दी है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ धड़ों ने भारत के प्रति निष्ठावान रहने का निर्णय लिया है और इन गुटों में कश्मीर के सबसे कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त समझे वाले नेता सैयद अली शाह गिलानी के राजनीतिक उत्तराधिकारी मोहम्मद शफी की पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल्स मूवमेंट भी शामिल है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि कश्मीर में कट्टरपंथी अलगाववादी इस्लामिक गुटों पर अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से की गई सख्ती के अपेक्षित परिणाम सामने आने लगे हैं और आ रहे हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सरकार ने हुर्रियत में शामिल कई अलगाववादी गुटों पर अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान से और विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों से प्राप्त होने वाले काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए भी कठोर कार्रवाई की गई। गत 12 मार्च को ही मीर वाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाकर स्पष्ट संकेत दिया कि कश्मीर में अलगाववादी की कोई दुकान चलने नहीं दी जाएगी, चाहे उसे चलाने वाला कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। इस बीच अमित शाह ने कई बार दोहराया कि अनुच्छेद 370 को किसी भी सूरत में वापसी नहीं होने वाली है और उनके और मोदी सरकार के संकल्प ने अलगाववादियों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। इसका यह नतीजा निकला कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले कश्मीरी मुस्लिम नेताओं को समझ आ गया कि यदि राजनीतिक वजूद बनाए रखना है तो अलगाववादी राजनीति को छोड़ना ही होगा। मोदी सरकार की यह नीति मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सापरक सरकार के एकदम उलट है। मनमोहन सरकार तो हुर्रियत के धड़ों में यही ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि उसमें नरम अलगाववादी कौन है। मनमोहन सरकार ने संभवतः उन्हें नरम अलगाववादी माना जो कश्मीर की आजादी का राग तो छोड़ देते हैं परंतु सीधे तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने की बात नहीं करते हैं थे। मनमोहन सरकार ने कभी यह सोचा ही नहीं कि कश्मीर की आजादी कभी संभव नहीं हो सकती और क्योंकि भारत से अलग होते ही पाकिस्तान बलात् उस पर कब्जा कर लेगा। नरम अलगाववादी को हवा देने वाली मनमोहन सरकार की इस विवेक शून्य नीति के दायरे में यासीन मलिक तक आ गए थे और उस दौर में ऐसे आतंकी की प्रधानमंत्री आवास पर मेहमान नवाजी की जाती थी। जब भारत सरकार की हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं को कश्मीर पर चर्चा के लिए बुलाकर उन्हें कश्मीरियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देती थी तो पाकिस्तान भी द्विपक्षीय वार्ता में हुर्रियत को पक्ष बनाने की जिद करता था। दिलचस्प बात यह है कि हुर्रियत चुनाव का बहिष्कार करती थी, फिर भी उसे कश्मीरियों का प्रतिनिधि माना जाता था। स्पष्ट है कि सड़कों पर दंगा फसाद करने की हुर्रियत की क्षमता से ही उसे कश्मीरियों की प्रतिनिधि मान लिया गया और इसके चलते भारत को गालियां देने और स्वयं को पाकिस्तानी बताने वाले सैयद अली शाह गिलानी जैसे हुर्रियत नेताओं की दिल्ली में खूब अवगत होती रही है। उनका इलाज भी भारत के बेहतरीन अस्पतालों में कराया जाता रहा और उनके बच्चों की पढ़ाई में भी नामी गिरामी देसी विदेशी संस्थानों में होती रही है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुर्रियत के बेसुनहरे दिन लद गए। अब हुर्रियत के राष्ट्र विरोधी नेताओं को जेल में रहना पड़ रहा है या फिर भारत के प्रति निष्ठावान रहने की कस्में खानी पड़ रही है। यह सब साबित करता है कि दशकों तक इन अलगाववादियों को लेकर अपनाई लचर नीतियों से ही कश्मीर में अलगाववाद को मजबूत किया था और इस आलोक में पूर्ववर्ती सरकारों की पाकिस्तान नीति की भी तुलनात्मक समीक्षा आवश्यक है। बार बार भारत में आतंकी हमले कराने के बावजूद पाकिस्तान से बात इसलिए की जाती थी क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं मानती थी कि पाकिस्तान में ही यह क्षमता है कि वह हुर्रियत और जिहादी आतंकी संगठनों के जरिए जब चाहे कश्मीर को अस्थिर कर सकता है, लिहाजा उससे बात करते रहना आवश्यक है। और आप देखते हैं कि ऐसा करने पर होता यह था कि द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान वार्ता की मेज पर दबाव बनाकर लाभ हासिल करने के लिए और बड़े आतंकी हमले कराता था।
यह दुष्चक्र दशकों से अनवरत चलता रहा था। मोदी सरकार ने आप देखते हैं कि उड़ी आतंकी हमले के बाद से इसके ठीक विपरीत नीति अपनाते हुए पाकिस्तान से केवल बातचीत ही बंद नहीं की, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान की परमाणु होब्बे की हेकड़ी भी निकाल दी। पाकिस्तान ने से वार्ता बंद करने का दूसरा लाभ यह हुआ कि पूरे विश्व में भारत पाकिस्तान का नाम एक साथ जोड़ने की कूटनीतिक संस्कृति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब पाकिस्तान भारत का समकक्ष नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम अब चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के साथ लिया जाता है। द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से भी देखें तो पाकिस्तान को दबाव में बनाए रखने और अधिक भाव न देने की नीति इस अर्थ में भी कारगर रही कि सीमा पर हिंसक घटनाएं कम हुई। 2020 में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में सैन्य मोर्चा खोलने के समय भी पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर कोई आक्रामक मुद्रा नहीं अपनाई और उल्टे इस तनाव के बीच ही 2021 में उसने भारत के साथ नियंत्रण रेखा को लेकर संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, जो अभी तक जारी है। चूंकि पाकिस्तान अब भारत को लेकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने में सक्षम नहीं रहा और इसलिए वह आम जन का ध्यान अब घरेलू मुद्दों को की ओर जाने लगा है। आंतरिक मोर्चे पर सशक्त अलगाववाद एवं असंतोष ने भी पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक है, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, दिव्य कुमार सोती। इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और एक काम और आप लोगों को करना है, देखिए 370 हटने की जो आप देखिए उपलब्धियां, एक तरह से ये उपलब्धियां आप लोग जरूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के फर्जी चैंपियन कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस कमर कसे हुए। इसका पता इससे पता चलता है कि जब मद्रास उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तो उसके खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज करा दी गई। और इन एफआईआर के दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस गत दिवस उनके आवास पर पहुंची, वहां वह नहीं मिला, वह तमिलनाडु में था। और कामरा ने मुंबई पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है क्योंकि पुलिस जिस पते पर पहुंची वहां वह 10 वर्ष से नहीं रह रहा। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के चलते मुंबई पुलिस पहली एफआईआर पर तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन 3 नई एफआईआर पर ऐसा कर सकती है। और आप देखते हैं यदि मुंबई पुलिस नई एफआईआर के सिलसिले में उनकी तलाश तेज करती है तो वह फिर से मद्रास उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और इसमें उन्हें कोई समस्या इसलिए नहीं आनी क्योंकि भाजपा शिवसेना के विरोधी कई राजनीतिक वकील उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। यह भी लगभग तय है कि यदि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें वहां से राहत भी मिल जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात होती है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 124 को जरूर याद रखिएगा। अभी तक यह देखने को मिलता है कि यदि किसी के खिलाफ किसी मामले में कई एफआईआर दर्ज होती है तो पीड़ित उन्हें एक साथ नत्थी करने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उन्हें वहां से राहत मिल जाती है। कामरा को भी मिल जाए तो हैरानी नहीं है। हैरानी इस पर होगी यदि मुंबई पुलिस कामरा को गिरफ्तार करने पर अड़ी रहती है। पता नहीं इसमें उसे सफलता मिलती है या नहीं, और यदि मिल भी जाती है तो आसार इसी के है कि उन्हें शीघ्र जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन पर मात्र यह आरोप है कि उन्होंने एक पैरोडी गाने के जरिए शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपमान किया। इससे कुपित होकर कुछ शिवसैनिकों ने एक होटल में तोड़फोड़ की जहां कामरा ने पैरोडी गाने की रिकॉर्डिंग की थी। यह पैरोडी गाना शिंदे को नीचा दिखाने वाला था और इसे ढंग की पैरोडी कहना कठिन है, लेकिन शिवसेना और भाजपा विरोधियों का बहुत भाया। यह कोई नई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि जो कटाक्ष किसी को मनोरंजन लगता है वही किसी अन्य को अपमानजनक लगता है। और आप देखिए, शिवसैनिकों को ऐसा ही लगा कि वे अब भी कामरा को धमका रहे हैं। चूंकि शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में है, इसलिए मुंबई पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर व्याकुल है। इसका नतीजा यह है कि कामरा को ये लोग भी जान गए, उन्होंने उनका नाम तक नहीं सुना था, वो लोग भी जान गए। और कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का संज्ञान कई विदेशी समाचार माध्यमों से भी लिया। इसके अलावा महज 8-9 दिनों में लाखों लोग उनके उस वीडियो को देख चुके हैं जिसमें उन्होंने संदेह पर, ये आप देखते हैं, 8-9 दिनों में लाखों लोग निशाने पर साधा था। कामरा फूहड़ किस्म के उन कॉमेडियों में से हैं जिन्हें लगता है कि किसी के खिलाफ ओछी टिप्पणी करनी ही कॉमेडी है। कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता करने वाले उनके जैसे और भी कॉमेडियन है। किसी दल या सरकार की ओर से ऐसे कॉमेडियों के पीछे पड़ना एक तरह से उनका मुफ्त में प्रचार करना और खुद की फजीहत कराना है। एक तरह से आप देखेंगे कि कॉमेडी करते हैं तो उन्हें पता रहता है कि हम इस पर टिप्पणी करेंगे तो ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारे विरोध में रहेगा, और जानबूझकर आप देखते हैं कि जो ट्रेंडिंग में बना हुआ है वही उसके मजे हैं, और उसके लिए ट्रेंडिंग में रहने के लिए, वायरल रहने के लिए कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं। यह काम
अन्य सरकारें भी करती हैं। वे कभी किसी कटाक्ष पर किसी कॉमेडियन के पीछे पड़ जाती हैं और कभी सोशल नेटवर्क साइट्स पर अपने खिलाफ टिप्पणियां करने वालों की। अधिकतर मामलों में ऐसे लोगों को अदालत से राहत मिल जाती है, लेकिन कभी कभार किसी को जेल में भी रहना पड़ता है, और कई बार तो महीनों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मामले में अदालत तत्परता का परिचय नहीं देती है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते नागपुर की एक मुंबई पुलिस ने 17 दिन के अंदर 3 बार गिरफ्तार कर जेल भेजा था, क्योंकि उसने उनके एक करीबी को पेंगुइन कह दिया था। कुणाल कामरा के मामले में जैसा विवाह शिवसेना महाराष्ट्र सरकार कर रही है, वैसा ही अन्य दल उनकी सरकारें भी करती हैं। यह बात और है कि जब यही दल इस तरह का कोई मामला विरोधी दल के शासन में देखते हैं तो वे अचानक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन बन जाते हैं। इन दिनों भाजपा शिवसेना विरोधी दल कामरा का समर्थन करते हुए खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सिपाही साबित करने में लगे हुए हैं। और देखिए, एक तरह से आप लोगों को बता दूं कि सब राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 है। मैं कहता रहता हूं ना, अभी कांग्रेस और आप देखिए विपक्षी पार्टियां कुणाल कामरा के साथ खड़ी हुई। जब कांग्रेस पर किसी विपक्षी पार्टी पर कुछ पड़ता है तो वो बीजेपी वाले उनके साथ खड़े हो जाते हैं, सत्ता पक्ष। इनमें ठाकरे की शिवसेना सबसे आगे है, और जिसमें सत्ता में रहते समय अपनी मामूली आलोचना करने वालों को लोगों को जेल भेजने और उनके घर दफ्तर गिराने में संकोच नहीं किया। और इनमें कंगना रनौत भी है। उद्धव ठाकरे सरकार के समय ही जब कंगना के दफ्तर पर के एक हिस्से को ढहा गया था तो कई दलों के नेताओं ने उसे उचित बताने की कोशिश की थी और फिर इस कार्रवाई पर खुशी जताई थी। इसमें कुणाल कामरा भी थे, और तब अभिव्यक्ति की आज़ादी के कथित चैंपियनों को सांप सूंघ गया था। ऐसे फर्जी चैंपियन तब भी हर्षित मुदित हुए थे जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर CISF की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा था। अपने देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकतर चैंपियन यह समझने को तैयार नहीं कि आज़ादी उनके लिए भी होती है जो उनके मन मुताबिक बात नहीं करते हैं। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। अग्नि, ताप जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। शीत में जब जीवन थम जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तब यह ताप शरीर की स्थिति को बचाने में सहायक होता है। और आप देखें, ताप ही जीवित रहने का प्रमाण है। शरीर जैसे ही ताप विहीन हुआ तो कह दिया जाता है कि शरीर ठंडा हो गया है। यह मृत्यु की घोषणा के लिए चुने गए कोमल और सुसंस्कृत शब्द हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। सर्वप्रथम जठराग्नि, जिसके बिना प्राण को पोषण मिलना संभव नहीं। यह अग्नि इसलिए मिली कि हम विचारों के लिए, परिश्रम के लिए ईंधन जुटा सकें। हालांकि आप देखते हैं कि जिस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसी प्रकार हम जठराग्नि से प्राप्त ऊर्जा को अन्य प्रकार की अग्नि में परिवर्तित कर डालते हैं। ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, प्रतिशोध की अग्नि, कुत्सित विचारों की अग्नि, विध्वंसक प्रवृत्ति की अग्नि। एक अग्नि जो भोजन पकाती है, दूसरी अग्नि दावानल बन सकती है। इन छोटी छोटी अग्नियों में जीवन भर जलने के उपरांत भी हम सबक सीख नहीं पाते हैं। यह नहीं जान पाते हैं कि अग्नि को जितना ईंधन तो उतना ही वह बढ़ती ही चली जाती है। जलन नहीं, शीतलता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था। हमें अग्नि को शांत करने पर लक्ष्य करना था, और हमने अग्नि को भड़काना ही नहीं लक्ष्य मान लिया। एक अंतिम अग्नि चिता पर प्रतीक्षा कर रही होती है, और इसी एक अग्नि में जीवन भर की समस्त संचित अग्नियां स्वाहा हो जाती हैं, और तब रह जाती है तो बस पश्चाताप की अग्नि। जीवन भर अन्य अग्नियों पर नियंत्रण कर लिया होता तो यह पश्चाताप की अग्नि प्राण के साथ विरासत के रूप में न रह जाती। केवल संत ही ऐसे होते हैं जिनका शरीर अंतिम अग्नि में जलने के उपरांत भी शीतलता का अनुभव कर रहा होता है। और साधारण व्यक्ति के लिए असव अग्नि को बुझाना कठिन हो सकता है, परंतु उसे नियंत्रित करने का अभ्यास तो किया जा सकता है। देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। ये बफ पर फैसले का वक्त, बफ संशोधन विधेयक आ रहा है ना लोकसभा में, तो उसी को लेकर खूब राजनीति हो रही है। तो बफ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की सरकार की तैयारी पर विपक्षी दलों के अतार्किक रवैये को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि उसने अंतर्विरोध का रास्ता अपना लिया है। सभी इससे परिचित हैं कि मौजूदा बफ कानून के चलते बफ बोर्ड केवल मनमाने अधिकारों से ही लैस नहीं है, बल्कि उनकी भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते वक्फ संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है, और इसी कारण लाखों करोड़ों रुपए की उसकी संपत्तियों का कोई लाभ निर्धन मुसलमानों को नहीं मिलता है। ऐसे मुस्लिम निर्धन परिवारों के बारे में जानना कठिन है जिन्हें वक्फ बोर्ड से किसी तरह की कोई सहायता मिली हो। आखिर ऐसे किसी कानून में कोई संशोधन परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए जो अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम हो।
और आप देखते हैं होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी दल ऐसे सभा सुझाव लेकर सामने आते जिससे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली सुधरती, लेकिन उनके नेताओं ने कुल मिलाकर इससे इनकार ही किया कि वक्फ संशोधन विधेयक या गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने कोई ठोस सुझाव देने के स्थान पर उसमें हंगामा हल्ला ही अधिक मचाया और इस समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। लेकिन विपक्षी नेता इसे तर्क को दोहराते रहे कि वक्फ कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वे इसके बाद भी ऐसा कह रहे थे जब वक्फ बोर्ड की मनमानी कार्यप्रणाली के अपने चौंकाने वाले समाचार कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से आते रहे। वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों का व्यवहार तुष्टीकरण और वोट बैंक की क्षुद्र राजनीति का ही परिचायक है। इसी राजनीति के चलते वे कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ इस दुष्प्रचार को हवा देने में लगे हुए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य मस्जिदों, मदरसों आदि की जमीन पर कब्जा करना है। विपक्षी नेता यह देखने से भी साफ इंकार कर रहे हैं कि किस तरह अनेक मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार की आवश्यकता जता रहे हैं। विपक्ष की ओर से दिया जा रहा यह तर्क हास्यास्पद है कि मौजूदा ये आप देखिए यह तर्क हास्यास्पद ही है कि मौजूदा वक्फ कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता है। आखिर जब इस कानून में पहले भी संशोधन होते रहे तो देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें फिर से संशोधन क्यों नहीं हो सकते हैं। वक्फ विधेयक पर विपक्ष के दुराग्रह भरे रवैयों को देखते हुए सरकार के लिए आवश्यक केवल यह नहीं है कि लोकसभा और फिर राज्यसभा में उस पर व्यापक बहस हो, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वह वक्फ विधेयक को लेकर हो रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भी सक्रिय हो, ताकि लोगों को गुमराह कर उन्हें सड़कों पर उतारने वालों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। एक और बात है, आप देखते हैं कि हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है। अब आप देखिए कोई कानून आ रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ चिंताएं भी हों उसको लेकर और उसको लेकर कुछ फायदे भी हों। तो मैं कहता हूं कि एक सार्थक बहस होना चाहिए, विपक्ष को भी अपने मुद्दे रखने चाहिए, सत्ता पक्ष को भी उन्हें सुनना चाहिए। और जब एक कोई काम हो रहा है इस तरह का तो मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा, अब देखिए एक देश एक चुनाव की बातें हुई तो विपक्ष उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, सत्ता पक्ष उसका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह आप देखिए जो जीएसटी है ना, एक समय बीजेपी इसका विरोध करती थी और आप देख लीजिए आज कांग्रेस विरोध कर रही है। और आप देखिए ईवीएम को लेकर, जैसे आप देखिए एक समय बीजेपी इसका विरोध करती थी और बीजेपी ने देश भर में रैलियां निकाली थी, इसके खिलाफ किताबें लिखी थी, आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो जब जो पार्टी सत्ता में होती है, विपक्ष में होती है, उसी तरह के काम करने लगते हो। मैं कहता हूं ना कि एक पर एक 11 हैं सभी पार्टियां। सुधार की प्रक्रिया, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और बेहतर हो इसके लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है और सभी 38 जिलों में निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई है। और आप देखते हैं कि अफसर जिलों का दौरा कर जांच करेंगे कि वहां की पढ़ाई कैसी है, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है या सिर्फ मिड डे मील के लिए स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बच्चों की शैक्षिक प्रगति, शिक्षकों की हाजिरी आदि को आधार बनाकर स्कूल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े स्कूलों में सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह बेहतर कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठेगा। पूर्व में किसी ऐसे प्रयासों से हाल के वर्षों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ भी है। धड़ल्ले से नकल करते परीक्षार्थियों, चरवाहा विद्यालय से इतर आज राज्य के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई किसी भी राज्य से कमतर नहीं है। सरकारी स्कूलों से पास करने वाले बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। साल दर साल टॉपर्स लिस्ट का आकार बढ़ रहा है। दूसरे बोर्ड के टॉपर्स से सरकारी स्कूलों के से पास 10वीं 12वीं के टॉपर्स के अंकों के प्रतिशत का अंतर लगातार घट रहा है। निश्चित तौर पर लगातार निरीक्षक से शिक्षकों में अनुशासन बना रहेगा और पढ़ाई में लापरवाही बरतने से बचेंगे। सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को यह मलाल नहीं रहेगा कि मजबूरी में अपने बच्चों को निजी स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और आप देखिए सरकारी स्कूलों पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। अगर आप देखेंगे इनकी स्थिति सुधर जाए तो प्राइवेट स्कूलों में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो हालत रहती है उसको लेकर आप देखते हैं परेशानी रहती है। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की और सरकारी स्कूल के टीचर की आप लोग सैलरी की तुलना करिए, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। लेकिन आप देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर को जो कम सैलरी मिलती है ना, उसमें वो बेहतर शिक्षा दिलाता है और वो सरकारी वाला ऐसा ही रहता है। ये आप सब देखते रहते हैं। ये आप देखें ये आप देखेंगे
पूर्ण हरित परिवहन की राय पर नॉर्वे। नॉर्वे इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधन संपदा से संपन्न होने के बावजूद इस स्कैंडिनेवियाई देश ने पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों से दूरी बनाकर देश को हरित परिवहन की राह पर ले जाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। वर्ष 2024 में नॉर्वे में बिकने वाली हर 10 में से 9 नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाहन थी और नॉर्वेजियन रोड फेडरेशन के अनुसार गत वर्ष बेची गई नई कारों में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 90% थी। नॉर्वे में इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहन करने के लिए बीते 2 दशकों से सतत और ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और जिससे परिणाम स्वरूप आज नॉर्वे अपनी सड़कों पर सभी नई कारों को इलेक्ट्रिक स्वरूप में उतारने में सफल हुआ है। नॉर्वे में एवीकरण की शुरुआत 1994 की शीतकालीन ओलंपिक से हुई थी, जब पर्यावरण अनुकूल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मेजबान नॉर्वे ने खिलाड़ियों के आवागमन के लिए पहला इलेक्ट्रिक वाहन थिंक पेश किया था। वर्ष 1995 में नॉर्वेजियन ईवी एसोसिएशन की स्थापना के बाद इको ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयासों की शुरुआत हुई। वर्ष 1997 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल टैक्स समाप्त किया गया, जबकि 1999 में ऐसे वाहनों के लिए नगरपालिका पार्किंग को भी निःशुल्क कर दिया गया। ईवी की खरीद को प्रोत्साहन करने के लिए 2001 में इसकी खरीद पर 25% वैट मूल्य वर्धित कर की छूट दी गई। अब आप देखते हैं कि ये सुझाव लिख सकते हैं और आप नॉर्वे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष 2017 में जब नॉर्वे की संसद ने घोषणा की 2025 तक बेची जाने वाली सभी नई कारें शून्य उत्सर्जन वाली होंगी, तब वहां ईवी की हिस्सेदारी केवल 21% थी। और आप लोग नॉर्वे की जो पहले हैं इनका उल्लेख कर दिया करिएगा, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं इस तरह के टॉपिक पर। लेकिन महज 8 साल में वह ईवी की हिस्सेदारी 100% होने जा रही है। कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तन क्षेत्र की योगदान को कम करने के लिए नॉर्वे की यह पहल अभूतपूर्व है। दुनिया के अन्य देशों में को भी जलवायु परिवर्तन से निपटने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना आवश्यक है। और आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन जहरीली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता घटाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से सतत विकास की अवधारणा को बल मिलेगा और इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अनवीकरणीय संसाधन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार दिनों दिन विस्तृत होता जा रहा है। ऐसे वाहनों की खरीद पर सरकार पर्याप्त अनुदान प्रदान कर रही है। बहरहाल आप देखेंगे नॉर्वे की तरह देश में हरित परिवहन का जाल बिछाने के लिए सामूहिक सहभागिता अनिवार्य है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। या आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ अगर देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। $1 के बहाने अमेरिकी वर्चस्व चुनौती। आजकल आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से इनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति डिप्लोमेसी में राजनय वैदेशिक संबंधों के मामले का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कूटनीतिक राजनय कई बार प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसके तहत एक राष्ट्र के प्रमुख दूसरे के प्रमुख अथवा देशों के संगठन के साथ प्रत्यक्ष तौर पर कोई साझेदारी करते हैं, आर्थिक लेन देन करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसे प्रयास ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। लेकिन इसका दूसरा ट्रैक भी होता है। यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, लेकिन कई बार ऐसे समझौते किए जाते हैं या ऐसी नीतियां अपनाई जाती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ रणनीति का काम करती हैं। और एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का इस ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का एक प्रसंग अमेरिका द्वारा ब्रिक्स देशों पर लगाए गए आरोप में उभर कर दिखाई दे रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देश उसके आर्थिक तौर पर अलग अलग धलक करने के लिए वैश्विक व्यापार में डॉलर को कमजोर करने के उद्देश्य से नई करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका इकलौता महाशक्ति देश बना हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए रूस की ताकत उसके छिटकते देशों के कारण तुलनात्मक रूप से घट चुकी है। जापान से अमेरिका के दबदबे को लेकर कोई सीधी चुनौती नहीं है। भारत के साथ बीते 2 दशकों में अमेरिका के जो रिश्ते रहे उनमें प्रत्यक्ष ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह लोकतांत्रिक देश अमेरिका से अपनी मित्रता को किसी कारणवश खटाई में डाल सकता है। अमेरिका को एकमात्र चिंता दुनिया की फैक्ट्री के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके चीन से है, जो अमेरिका वर्चस्व में सेंध लगा सकता है। देखिए, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन शामिल है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख लीजिए, चाइना हमारा
हमारा पड़ोसी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। डॉलर के शिकंजे से बाहर आने की छटपटाहट। हालांकि अमेरिकी डॉलर आज भी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी भुगतान की सबसे प्रमुख और आसान मुद्रा है, लेकिन बीते एक दशक में रूस से लेकर मध्य पूर्व तक ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो इस आर्थिक शिकंजे से बाहर निकलना चाहते हैं। कई देश ऐसे हैं जो चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार का भुगतान चीन की मुद्रा युआन में कर रहे हैं। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के परिदृश्य में रूस से खरीदे गए तेल के लिए ज्यादातर भुगतान रूसी मुद्रा रूबल में किया है। हालांकि आप देखते हैं कि इसका मुख्य कारण यह था कि रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण डॉलर में भुगतान करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में भारत को रूबल में भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूबल के इस्तेमाल से रूस को भी फायदा हुआ क्योंकि डॉलर पर उसकी निर्भरता खत्म हो गई। भारत का प्रयास है कि उसका अपनी करेंसी रुपये को भी अमेरिकी डॉलर के समकक्ष महत्व मिले, पर इसके लिए जरूरी है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिनिधित्व करने वाली मुद्रा यानी डॉलर को परस्पर लेनदेन के लिए मध्यस्थ मुद्रा बनाए रखने की नीति से बाहर आया जाए। लेनदेन में एक दूसरे की मुद्रा को स्वीकार किया जाए, यानी कि आप देखते हैं कि अपनी अपनी मुद्रा में एक तरह से व्यापार किया जाए। उतना तो कर सकते हैं जितना एक तरह से एक दूसरे देश से खरीद रहे हैं आप। द्विपक्षीय व्यापार की स्थानीय मुद्रा करेंसी। मध्य पूर्व से लेकर रूस तक ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में भुगतान युआन में कर रहे हैं। तो यूं तो अभी इसकी संभावना कम ही है कि चीन से बाहर शेष दुनिया में देशों के बीच होने वाले कारोबार में परस्पर शुल्क भुगतान के लिए डॉलर के बजाय युआन की ओर तरजीह दी जाए, लेकिन इससे दुनिया में एक नया व्यापारिक ढांचा तैयार होता नजर आ रहा है। इसमें रूस को पश्चिमी भुगतान से बाहर किए जाने वाले प्रतिबंधों की भी एक भूमिका है, क्योंकि जो देश रूस से व्यापार करते हैं वे अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की आसान काट। अभी युआन और रूबल जैसी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर का स्थान नहीं मिल सकता है, लेकिन युआन और रूबल के अंतर्राष्ट्रीयकरण से चीन रूस के वे मकसद पूरे हो सकते हैं जिनमें से ये देश करेंसी की दरों में उतार चढ़ाव के कारण पैदा होने वाले खतरों से सुरक्षा हासिल कर सकते हैं और अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों की काट तैयार कर सकते हैं। आखिर किसी कारोबार में किसी प्रचलित मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को कैसे स्थापित किया जा सकता है? असल में इसकी वजह यह है कि ज्यादातर आर्थिक लेनदेन में आयातकों की व्यापारिक शर्तें, कीमत और भुगतान संबंधी तय करने का अधिकार होता है। ऐसे में यदि निर्यातक और आयातक चाहें तो आपस में युआन, रूबल या फिर रुपये के इस्तेमाल को लेकर परस्पर सहमति बना सकते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मौजूदा दुनिया के कारोबारी परिदृश्य में अमेरिका डॉलर, यूरो, स्टार्लिंग और कुछ हद तक येन, जापानी मुद्रा का वर्चस्व कायम है। दुनिया की सभी खुली अर्थव्यवस्थाओं में ये मुद्राएं आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि युआन, रूबल और रुपये के मामले में ऐसा नहीं है। अगर ये देश चीन, रूस और भारत इस उपलब्धता को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मुद्राओं की सीमित भंडार अपने देश से बाहर हर जगह मुहैया कराने होंगे। फिर भी यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे अमल में लाने के लिए 1 दशक से ज्यादा समय की जरूरत होगी। अब देखिए, ब्रिक्स देशों की भूमिका की बात भी हो रही है, ये भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि अमेरिका के दावे का एक आधार हाल में उसकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गायकवाड़ के कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के सामने पैदा हो रही चुनौतियों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स इस कोशिश में है कि सदस्य देश डी डॉलराइजेशन की नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये देश या तो परस्पर कारोबार में स्थानीय मुद्रा जैसे युआन, रूबल, रुपये को अपना सकते हैं या फिर कोई ऐसी साझा करेंसी ला सकते हैं जो अमेरिकी डॉलर की जरूरत को ही खत्म कर दे। 2009 में ब्रिक्स के पहले शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देशों ने अपने संयुक्त बयान में अमेरिका डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के खिलाफ एक विविध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया था। संभवतः यही कारण है कि हर एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं उसके डॉलर को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। इसके अलावा आप देखिए, द ब्रिक्स एंड कलेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटक्राफ्ट नामक किताब में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि चीन की आर्थिक उन्नति के बरखस यूरोप और जापान की कमजोर पड़ती आर्थिक शक्ति के फलस्वरूप ब्रिक्स को ताकत मिली है। इसका एक परिणाम अमेरिकी डॉलर, यूरो और एन के विकल्प के रूप में युआन, रूबल या रुपये के साथ साथ किसी नई साझा करेंसी के अभ्युदय के रूप में निकल सकता है। इस आकलन का आधार यह है कि ब्रिक्स देशों की आर्थिक और वित्तीय स्थितियां एक दूसरे से अलग होने के बावजूद इसके सदस्य देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख मजबूत की है और इस प्रक्रिया में ब्रिक्स देशों ने वे सभी जरूरी योग्यताएं हासिल कर ली जिनके बल पर अमेरिका या दूसरी आर्थिक ताकतों को चुनौती दे सकती है। माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं आज के विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देंगी। तब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इनकी मुद्राओं या किसी साझा मुद्रा में कारोबार होने लगेगा। इन्हीं आकलनों के कारण अमेरिका को यह आशंका सता रही है कि देर सवेर उसकी मुद्रा को चुनौती मिल सकती है और महाशक्ति की उसकी पदवी खतरे में पड़ सकती है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं।
टेरेप बार के दौर में ब्रिक्स का बढ़ता महत्व। अर्थशास्त्री जिम ओ नील के वर्ष 2001 के प्रकाशित शोध पत्र बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक में उनकी रिसर्च असिस्टेंट रूपा पुरुषोत्तम ने पहली बार ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। जिम ओ नील के इस शोध पत्र के 8 साल बाद ब्रिक्स देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 16 जून 2009 को रूस के एकातेरिन वर्ग में हुई थी। तब इस संगठन की स्थापना हुई है। उस समय ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके घटक थे। राष्ट्रों में आपदी के शामिल थे। बाद में 2010 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ। इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था, फिर 5 हो गए थे। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। और आप देखिए इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों BRIC और S से मिलकर इस समूह का नया नाम ब्रिक्स किया गया। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इसके शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल एक एक कर ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेता करते हैं। दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का करीब 40%, जबकि वैश्विक GDP में इन देशों का हिस्सा 30% ठहरता है। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर साथ काम करते हैं। ब्रिक्स का सदस्य बनने का कोई औपचारिक तरीका नहीं, इसका फैसला सदस्य देश आपसी सहमति से लेते हैं। बताया जाता है कि दुनिया के 19 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई। इनमें से 13 देशों ने इसके लिए आवेदन भी किया। ब्रिक्स के विस्तार की जरूरत पर नजर दौड़ाने से इसका एहसास होता है कि यह काम जरूरी क्यों है। असल में अमेरिकी वर्चस्व के बीच कोविड-19 महामारी ने दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को चूल्हे हिला दी थी। और इधर जिस तरह से अमेरिका ने नई वैश्विक टैरिफ जंग छेड़े रखी है, उससे ब्रिक्स जैसे संगठनों की जरूरत और महत्व में भी और इजाफा हुआ है, ताकि मौजूदा विश्व व्यवस्था को बदला जा सके और देशों के साथ के आर्थिक हितों की हित सुरक्षित किए जा सके। बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं। 4 धाम यात्रा की चुनौतियां अब शुरू हो रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। पर्यटन और तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसे लेकर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अब तक चारों धाम, ये आप देखिए कितना, चारों धाम के लिए 10 लाख से अधिक यात्रियों का पंजीकरण इसका उदाहरण है। स्पष्ट है कि तीर्थ यात्रियों की संख्या के दृष्टिकोण से यात्रा इस बार नई कीर्तिमान गढ़ेगी। या यह अच्छी बात भी है, क्योंकि 4 धाम यात्रा की उत्तराखंड में की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। 4 धाम वाले जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली की तो यह आर्थिकी की रीढ़ है। साथ ही टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार जिले भी सीधे तौर पर यात्रा से लाभान्वित होते हैं। और इस परिदृश्य के बीच यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने की चुनौती सरकार के सामने है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और पिछले अनुभव से सबक लेते हुए भीड़ प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस कड़ी में यात्रा मार्गों के प्रमुख पड़ाव पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ठहराव वाले स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर कदम उठाए जा रहे हैं, तो अन्य यात्री सुविधाएं भी यात्रा मार्गों पर विकसित की जा रही। मौसम की जानकारी देने के लिए जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाने की योजना है। ऐसे अन्य कई कदम भी सरकार उठाने जा रही निर्णय, लेकिन असली परीक्षा इन निर्णयों को धरातल पर उतारने में होगी। इसी मोर्चे पर पूर्व में मुँह की खानी पड़ी, इसलिए इस बार यात्रा की तैयारियों को ठीक ढंग से धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए तंत्र के पेंच कसने होंगे। उसे जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वे बेहतर अनुभव लेकर जाएं। यह 4 धाम यात्रा की ब्रांडिंग के लिए आवश्यक भी है। ये आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में बिहार से अलग, किससे, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली 4 धाम यात्रा पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हो या फिर मौसम से निपटने की चुनौती, सभी संबंधित सरकारी विभाग अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। यात्रा पर आने से पहले किस तरह की तैयारी करें, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 12 भाषाओं में सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी यानी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 से 50 लाख तक होता है। और इसी वर्ष आप देखते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ के बाद इस यात्रा का महत्व और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या आसानी से 50 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। कारण यह है कि यात्रा इस बार 10 दिन पहले प्रारंभ हो रही है और इस स्थिति में शासन प्रशासन के सामने यात्रा को लेकर चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आती है।
कारण यह है कि चारों धाम काफी ऊंचाई वाले ठंडे स्थलों में स्थित हैं। ऐसे में गर्म मैदानी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। यात्रा के दौरान सबसे अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदयघात से होती है। गत वर्ष सरकार ने इसका आप देखते हैं कि आंकड़ा तो जारी नहीं किया, लेकिन एक आकलन के अनुसार यात्रा में 250 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हृदयघात से हुई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पर रहता है और इनमें भी हृदय रोग विशेषज्ञ को शीर्ष प्राथमिकता में रखा जा रहा है। एम्स के साथ ही अन्य राज्यों से भी विशेषज्ञ चिकित्सक भेजने का अनुरोध किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटनाओं की आंकड़ा बढ़ता है और इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने परिवर्तन दलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। चारधाम के अलावा अन्य पर्यटन स्थल पर जाने वाले वाहनों के लिए भी ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया ताकि वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित की जा सके और दुर्घटनाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी का भी सहयोग लेने की तैयारी चल रही। इस समय पे देश में आप देखते हैं कि चारधाम ऑल वेदर रोड के निर्माण का कार्य चल रहा है और इससे कई स्थानों पर भूस्खलन जोन बने हैं। गत वर्ष वर्षा काल में सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई थी। इन सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। इस कारण कई नए डेंजर जोन और ब्लैक स्पॉट बने हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है ताकि उन्हें समय से ठीक किया जा सके। पर्वतीय मार्गों पर अभी भी कई स्थानों पर पैराफिट एवं क्रैश बैरियर नहीं लग पाए हैं। ये दुर्घटनाओं का स्तर न्यून करने में सहायक साबित होते हैं। उम्मीद यह है कि यात्रा से पहले इन्हें ठीक कर लिया जाएगा। और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि चार धाम में मौसम पल पल रंग बदलता है। ऐसे में कई बार मौसम की चुनौती यात्रा में बड़ी बाधा बन जाती है और इसे देखते हुए इस पर व्यवस्था की जा रही है कि प्रतिकूल मौसम अथवा आपात स्थिति में यात्रियों के ऐसे ठहराव स्थलों पर रोका जाए जहां उनके लिए रहने खाने की सुविधाएं हो। ये स्थल चयनित कर लिए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा को निरापद बनाने को अन्य कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार की यात्रा सुगम सुरक्षित बनाने में तंत्र कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों को भी यात्रा की व्यवस्था बनाने में सहयोग देना होगा। अच्छी बात है। ये आप देखिए न्यायपालिका की गरिमा। हमारी सर्वोच्च अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में के बारे में बताइए आप लोग। इस देश में यदि कोई इंसान किसी अत्याचार को लेकर हर जगह से हार जाता है तो उसे न्यायपालिका ही अंतिम उम्मीद नजर आती है। अभी भी आम इंसान न्यायपालिका को आशा भरी उम्मीदों से नजरों से देखता है, लेकिन अब समाज में यह चर्चा होने लगी कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार लिए। और आप खुद सोच के देखिए, अगर इंसानों का चुनाव आयोग से और न्यायपालिका से भरोसा उठ जाए तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। और अब लोग न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर संदेह करने लगे। सवाल यह है कि न्यायपालिका पर यह संदेह क्यों पैदा हुआ है? कुछ लोगों के अपने कटु अनुभव से तो यह संदेह पैदा हुआ ही है। दूसरी तरफ अनेक घटनाओं ने भी न्यायपालिका की गरिमा को क्षति पहुंचाई है। दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़े रहे एक जज इस समय चर्चा में है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगा है कि उनके घर जले हुए नोट और नकदी मिली है। हालांकि केवल इस सूचना के आधार पर जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस सूचना के आधार पर तत्कालिक विश्लेषण तो होगा ही। इसलिए इस समय लगभग सभी मंचों पर इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि इस मामले में अभी कोई ठोस बात सामने नहीं आई और इसलिए यह जस्टिस वर्मा को फंसाने की साजिश भी हो सकती है। दरअसल जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे, तभी दिल्ली स्थित उनके आवास में आग लग गई। परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी और अभी तक तो यही खबर है कि आग बुझाने के दौरान नकदी और जले हुए नोट बरामद हुए। हालांकि पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी और कब आएगी ये मालूम नहीं। स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। यह खबर उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाई गई और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। कॉलेजियम ने सबकी सहमति से जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद भेजने का निर्णय किया। जस्टिस वर्मा को 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया था। बहरहाल इस मामले में आगे कैसी कार्रवाई होगी वह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तो यह सवाल उठ रहे हैं कि इस जज महोदय को इलाहाबाद क्यों भेजा गया। अगर उन्हें तत्कालिक सजा देनी ही थी तो कहीं दूर भेजा जाना चाहिए था। ये जज महोदय दिल्ली हाईकोर्ट में इलाहाबाद से ही आए थे और अब उन्हें इलाहाबाद ही भेजा गया। अगर जस्टिस वर्मा इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए, आम आदमी की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। अगर आम आदमी का न्यायपालिका से विश्वास
गया तो भारत कितना भी विकास कर ले, आम आदमी स्वयं को छला हुआ महसूस करेगा। सवाल यह है कि हम न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ज्यों ज्यों भारत विकास करता जा रहा है त्यों त्यों ही न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। सरकार अभी भी आप देखते हैं कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोई सटीक तंत्र विकसित नहीं कर पाई है। राज्यों में तो जिला स्तरों की अदालतों में कुछ कर्मचारी लोगों से 50-50 या 100 रुपये सुविधा शुल्क लेते रहते हैं, लेकिन ना ही जज ऐसे मामलों में बोलते हैं और ना ही वकील कुछ बोलते हैं। कुल मिलाकर न्यायपालिका में एक ऐसा तंत्र विकसित हो गया है कि जिसमें एक आम आदमी ही फिसता है। और कहते हैं कि न्याय व्यवस्था बड़ी महंगी है और लंबा समय लगता है, इसीलिए सवाल भी खड़े होते रहते हैं। न्यायपालिका भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से तो जूझ ही रही है, साथ ही अदालतों में करोड़ों मुकदमे भी लंबित पड़े। लंबित मामलों के मुद्दे पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों को यह समझना चाहिए कि न्यायिक सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन भी है। कई बार न्यायिक विलंब के कारण भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। न्याय के विलंब के कारण आम आदमी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से आम आदमी दोहरे शोषण का शिकार होता है। इस सारी व्यवस्था से उसका मनोबल टूट जाता है, वह निराश के अंधकार में फंस जाता है। अगर किसी छोटे व्यापारी के घर या किसी अधिकारी कर्मचारी के घर में थोड़ा सा भी धन मिल जाए तो उसे पापी सिद्ध करने की पूरी कोशिश की होती। ईडी, सीबीआई और न जाने कौन कौन सी जांच एजेंसियां लगा दी जाती। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जजों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि उन पर किसी भी तरह का संदेह ना हो सके। इसी वजह से न्यायाधीशों के लिए एक अलग आचार संहिता होती है। हालांकि कुछ न्यायाधीशों के आचरण की वजह से पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।